बहू को अपनी मायके का बहुत घमंड है। शादी के दूसरे दिन ही सुमन अपने मायके से आए सारे सामान को अपने कमरे में रखने के लिए कह देती है। शादी का घर है, उस दिन तो किसी को भी उसके मायके से आए सामान को उसके कमरे में रखने का समय ही नहीं मिलता है। लेकिन सुमन की नज़र तो अपने मायके से आए हुए एसी, टीवी, फ्रिज और सोफे पर ही है कि जल्दी से उसके कमरे में सेट हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी बूढ़ी सास अपने कमरे में टीवी या एसी फिट करवा ले। सुबह सुबह सुमन बाथरूम में नहाने के लिए गई तो एक बच्चे से वह अपनी सास को बुलवाती है और कहती है, माँ जी, यह कैसा बाथरूम है? इस बाथरूम में तो गीजर भी नहीं लगा है। मुझे तो गर्म पानी से नहाने की आदत है, मैं ठंड पानी से कैसे नहाऊंगी? मैं किधर आ गई हूँ? इस घर में तो बाथरूम में गीजर भी नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं है। निर्मला जी कहती हैं, बहू तुम 5 मिनट ठहरो, मैं तुम्हारे लिए अभी गैस पर एक भगोने में पानी गर्म कर दे जाती हूँ, फिर तुम आराम से गर्म पानी से नहा लेना। ओहो माँ जी, अब मुझे नहाने के लिए भी इंतजार करना पड़ेगा। मेरे घर में तो ऐसा नहीं है, मेरे मायके में हर बाथरूम में गीजर लगे हुए हैं, हर नल में गर्म पानी आता है। आप लोग कैसे रहते हैं इस घर में? निर्मला जी जल्दी जल्दी भगोने में पानी गर्म करके बहू के पास दे आई। नहाने के बाद सुमन अपने कमरे में गई और अपने पति से बड़बड़ाते हुए कहने लगी, आपके घर में तो कोई व्यवस्था नहीं है, ना तो बाथरूम में गीजर है और ना ही किचन में आरओ का पानी है। मैं तो नॉर्मल पानी कभी पीती भी नहीं हूँ, हमेशा आरओ का पानी ही पीती हूँ। तुम ऐसा करना, मेरे लिए आरओ के बोतल की पानी मंगवा देना। मैं तुम्हारे घर के नल का पानी नहीं पीऊँगी, मेरा गला खराब हो जाता है, कहीं मैं बीमार पड़ गई तो। शरद एक नज़र अपनी पत्नी की तरफ देखता है, फिर मुस्कुरा कर कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नॉर्मल पानी पीने की आदत नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए पानी की बोतल खरीद लाऊंगा। जितने दिन तुम रहोगी उस बोतल से पानी पीती रहना। अभी तो चल जाएगा बोतल के पानी से, लेकिन जब मैं इधर तुम्हारे साथ परमानेंट रहूंगी, क्योंकि अब तो मेरी शादी तुमसे हो गई है, तो कब तक मेरे लिए बोतल खरीदते रहोगे? जब मैं दोबारा से इस घर में आऊंगी उससे पहले आरओ लगवा लेना और बाथरूम में गीजर भी लगवा देना। मैं तुम्हारी माँ की तरह भगोने में पानी गर्म करके नहाने वाली नहीं हूँ। 2-3 दिन बाद सभी मेहमान चले गए। घर में जो भी सुमन के मायके से सामान आया था, धीरे धीरे सबकी फिटिंग होने लगी। कौन से सामान को कहाँ रखना है, कहाँ लगाना है। सुमन के मायके से एक बड़ा सा टीवी आया था। निर्मला जी ने सोचा कि इतने बड़े टीवी को हॉल में लगा देंगे और हॉल का जो हमारा पहले वाला टीवी है उसको बहू के कमरे में लगवा देंगे। टीवी लगाने के लिए इलेक्ट्रीशियन को बुलाया गया। जैसे ही टीवी हॉल में लग गया, शाम को सुनैना अपने कमरे से निकली। उसने अपने मायके का टीवी हॉल में लगा देखा तो चिल्लाती हुई बोली, मेरे मायके के इतनी बड़ी टीवी को हॉल में किसने लगवा दिया? यह मेरे पापा ने मेरे कमरे में लगवाने के लिए दिया था, मुझसे पूछे बिना मेरी टीवी को हॉल में कैसे लगाया? डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए सुमन के ससुर जी और निर्मला जी अपनी बहू की बातों को सुन करके चौंक गए कि आखिर इसमें इतना गुस्सा करने वाली बात ही क्या है जो बहू इतना गुस्सा कर रही है। निर्मला जी कहती हैं, बहू मैंने सोचा यह वाला टीवी बहुत बड़ा है तो इसका हॉल में लगवा देते हैं और तुम्हारे कमरे के लिए छोटा वाला टीवी सही रहेगा। छोटे वाले टीवी में देखने की आदत आप लोगों को होगी, मुझे नहीं है। मेरे मायके में बहुत बड़ा टीवी लगा है, इसलिए मेरे पापा ने इतना बड़ा टीवी मुझे दिया है और इसको अपने कमरे में ही लगवाऊंगी। इसे निकलवा के मेरे कमरे में लगवाओ और जो पुराना वाला टीवी है वह वापस से अपने हॉल में लगवा लो। मैं उस पुराने और घटिया से टीवी को अपने कमरे में नहीं लगने दूंगी। अपनी बहू की बातों को सुन करके निर्मला जी को बहुत बुरा लगा। उनकी आंखों से आंसू आ गए। पास में ही बैठे हुए निर्मला जी के पति अशोक जी कहते हैं, अरे निर्मला, बहू सही तो कह रही है, हम अपने पुराने वाले टीवी को ही देखते हैं और मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था।
मुझे उसी को देखने की आदत है। मैं तो कितने सालों से उसमें अपने समाचार सुनता हूँ, मुझे वही अच्छा लगता है। हाँ बहू, ठीक है, हम अभी निकलवा के तुम्हारा टीवी तुम्हारे कमरे में लगवा देते हैं। हाँ जल्दी करिए। और पैर पटकते हुए सुमन अपने कमरे में चली गई। निर्मला जी को अशोक जी अपनी बहू का व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं लग रहा था। बहुत जब देखो तब अपने मायके की धौंस दिखाती रहती है कि उसके मायके में ऐसा है, उसके मायके में वैसा है, उसके पापा ने यह दिया है, उसके पापा ने वह किया है। निर्मला जी अपने पति से कहती हैं, हमारे पास देखा जाए तो कोई भी कमी नहीं है। आप भी नौकरी करते हैं और हमारा बेटा भी नौकरी करता है। आपको अभी भी पेंशन मिलती है। हमारा घर अच्छी तरह से चल रहा है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। ना ही मैंने आपसे कभी कुछ कहा कि हमारे घर में कोई कमी है। लेकिन जब से बहू आई है हमारे घर में कोई ना कोई कमी निकाल ही देती है। उसको तो ऐसा लगता है जैसे घर में कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसके मायके से ही आया है। उसे अपने मायके का बड़ा घमंड है। अशोक जी अपने पति को समझाते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, भगवान अभी नई नई इस घर में आई है, धीरे धीरे घर का माहौल और हम सबको समझ जाएगी। थोड़ा उसको हमारे घर के माहौल के हिसाब से एडजस्ट होने का समय तो दे दो। अशोक जी के समझाने पर निर्मला जी समझ तो जाती हैं, लेकिन सुमन अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। उसे जब भी मौका मिलता है वह निर्मला जी को अपने मायके की धौंस दिखा ही देती है। अपने मायके से आया हुआ सारा सामान, एसी, सोफा, टीवी सब कुछ अपने कमरे में लगवा लेती है। एक दिन निर्मला जी की बहू के मायके से आई हुई मिक्सी में चटनी पीस रही थी। अचानक से मिक्सी का जार खुल गया और चटनी पूरी रसोई में छिटक गई। सुमन चिल्लाती हुई आई और कहा, आपसे किसने कहा था मेरे मायके से आई हुई मिक्सी में चटनी पीसने के लिए? आप तो अपनी पुरानी वाली मिक्सी ही इस्तेमाल किया करो। यह तो आज के ज़माने की मिक्सी है, तुम्हें इसमें चटनी पीसनी नहीं आएगी। निर्मला जी कहती हैं, हाँ बेटा, कह तो तुम सही रही हो, यह हमारी पुरानी वाली मिक्सी से एकदम अलग है। इसमें पता ही नहीं चलता है कौन सा बटन कहाँ पर दबाना है। हाँ और क्या, मेरे पापा ने बिल्कुल ब्रांडेड चीज़ दी है, कुछ भी लोकल मार्केट से नहीं दिया है। मेरे पापा हमेशा ब्रांडेड चीज़ ही खरीदते हैं। अपनी बहू की बात सुन करके निर्मला जी फिर से उदास हो गई कि आज फिर बहू ने अपने मायके की धौंस दिखा दी। एक दिन निर्मला जी ने हिम्मत करके बहू को प्यार से समझाने की कोशिश भी की। बहू, तुम्हारे मायके में जो कुछ भी है वह तुम्हारे मायके का है, लेकिन अब यह तुम्हारा ससुराल है। इधर ससुराल में जो कुछ भी है वह तुम्हारा है। शरद तो ज़्यादातर समय अपने ऑफिस के कामों में ही बिजी रहता था। घर पर निर्मला जी और अशोक जी अपनी बहू के साथ रहते थे। एक दिन बहू को अपने मायके जाना था। निर्मला जी अपनी बहू के लिए 2 साड़ियाँ खरीद कर लाई और देते हुए कहा, बहू तुम मायके जा रही हो, मैं तुम्हारे लिए 2 नई साड़ियाँ खरीद कर लाई हूँ। इन साड़ियों को तुम अपने मायके में डेली में पहन लेना, तुम्हारी ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। पूरे 2000 की 2 साड़ियाँ खरीद कर लाई हूँ। क्या माँ जी, मेरे लिए सिर्फ 2000 की 2 साड़ियाँ लाई हो? मैं हजार रुपए की साड़ी पहनूंगी? कैसी बात कर रही हो? मेरे पापा तो हजार रुपए की साड़ियाँ मेरी काम वाली को दिवाली पर देते हैं और मेरी शादी की जितनी भी साड़ियाँ हैं एक भी साड़ी 15,000 के नीचे की नहीं है और आपने मुझे सिर्फ 1000 रुपए की साड़ी पहनने के लिए दी है। आपकी दी हुई साड़ी मेरे मायके वाले देखेंगे और अगर मैं उधर पहनूंगी तो मेरी तो नाक ही ना कट जाएगी। आप
अपनी साड़ियाँ अपने पास ही रखिए। मैं यह बेकार सी साड़ी अपने मायके में नहीं पहनने वाली हूँ। आपको पता नहीं है मेरे मायके वाले कितने पैसे वाले हैं। आपका घर तो सिर्फ 3 कमरे का बना हुआ है। मेरे मायके में 3 मंजिला मकान बना है। मेरे पापा इस शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। वह तो शरद मेरे कॉलेज में पढ़ता था, मुझे पसंद था, इसलिए मेरे पापा ने शरद से मेरी शादी करवा दी। वरना आप लोगों को तो मेरे मायके वालों की हैसियत के बिल्कुल भी नहीं है। पास में बैठे हुए अशोक जी से अपनी बहू की बातों बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह बीच में टोकते हुए कहते हैं, बेटा अब तुम ही लव मैरिज की है तो इसमें कोई क्या कर सकता है। तुम्हें मेरा बेटा पसंद था इसलिए तो शादी की है। और रही बात हैसियत की, तो हैसियत तो पैसों से नहीं उसके अच्छे व्यवहार से बनती है। तुम तो पूरे मोहल्ले में जाकर के देख लो, हमारे ऑफिस में जाकर के पूछ लो कितना नाम है हमारा। अगर तुम्हें निर्मला की लाई हुई साड़ियाँ पसंद नहीं है तो मत ले जाओ, लेकिन बात बात पर अपने मायके की धौंस मत दिखाया करो। अशोक जी की बातें सुनकर के बहू का मुंह खुला का खुला रह गया। अपना मुंह फुलाकर कमरे में चली गई और फटाक से गेट को बंद करके बैठ गई। निर्मला जी अपने पति की तरफ देखते हुए कहती हैं, क्यों आपने उसे कुछ कह दिया? जाने देते ना। नहीं निर्मला, बात बात पर वह तुम्हारा अपमान करती है। जब देखो तब तुम्हें अपने मायके का घमंड दिखाती रहती है। तुम भी किसी से कम नहीं हो। कुछ दिनों बाद बात आई गई हो गई। एक दिन सुमन के मायके से फोन आता है कि सुमन के छोटे भाई की एंगेजमेंट है जिसमें आप सबको आना है। सुमन अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी। जब वह अपने मायके जाने लगी तो सास ससुर से कहकर गई कि आप लोग अच्छे से कपड़े पहनकर आना, या सस्ते से कपड़े पहनकर मत आ जाना, नहीं तो 4 लोगों के सामने मेरे मायके में मेरी नाक ही कटवा दो। वह अपने मायके चली गई। इतना कहकर मायके में एंगेजमेंट वाले दिन बेटा शरद अपने माता पिता को लेकर अपने ससुराल पहुंच गया। बहू के मायके अशोक जी और निर्मला जी पहुंच तो गए थे, लेकिन सुमन का व्यवहार अपने सास ससुर के प्रति उधर भी अच्छा नहीं था। ना तो उसने अपनी सास से अच्छे से बात की, ना ही उन्हें उतना मान सम्मान दिया। थोड़ा बहुत चाय पानी पूछने के बाद किसी ने उनसे बात भी नहीं की। बेचारी 2 लोग बहू के भाई के एंगेजमेंट का फंक्शन अटेंड करने के बाद घर वापस आ गए। निर्मला जी को अपने बहू के मायके वालों का व्यवहार कुछ अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोच लिया था कि अब वह शादी में नहीं जाएंगे, बेटा बहू चले जाएंगे। एक बार जाकर देख लिया उन्होंने, ना तो ढंग से पूछ और ना ही बात की। ऊपर से सुमन तो अपने मायके का दिखावा करने में ही लगी हुई थी। मेरे मायके का 3 मंजिला मकान बना है, मेरे मायके में यह है, मेरे मायके में वह है, अब मुझे नहीं जाना उधर। अशोक जी कहते हैं, ठीक है भाग्यवान, तुम्हें जैसा सही लगे तुम वैसा कर लेना, तुम्हारी मर्जी। मैंने तुम्हें कभी मना नहीं किया है कुछ करने से। शादी भी हो गई, लेकिन निर्मला जी और अशोक जी शादी में नहीं गए, क्योंकि उस समय पर उन्हें इत्तेफाक से अपनी बहन के इधर जाना था, क्योंकि बहन की बेटी की शादी थी। दोनों तरफ की शादियां अच्छी तरीके से निपट गईं। सुमन और निर्मला जी दोनों ही घर पर आ गए। एक दिन निर्मला जी के मायके से फोन आया कि निर्मला जी के सबसे छोटे भाई को बेटा हुआ है, तो आपको बधाई लेकर आनी होगी। निर्मला जी के मायके में यह रिवाज था कि अगर भतीजा भतीजी होती हैं तो उसकी बुआ बधाई लेकर जाती हैं। बधाई में बहुत सारा सामान ले जाती हैं। बच्चों के लिए कपड़े, माँ के लिए कपड़े, बच्चों के लिए कुछ सोने या चांदी का लेकर जाती हैं, और भी बहुत सारे उपहार लेकर जाती हैं। और जब वापस आती हैं तो उसके मायके वाले भी उसे ढेरों सारे उपहार देते हैं।
खूब धूमधाम से बधाई मनाई जाती है, नाच गाना होता है। मायके में भतीजा होने की खुशी में निर्मला जी जल्दी जल्दी बधाई ले जाने की सारी तैयारियां करने लगी। उन्होंने अपने पति से कहा, सुनो, इतने सालों बाद मेरे भाई को बेटा हुआ है, मैं तो सोने की जंजीर लेकर ही जाऊंगी और खूब सारे उपहार भी ले जाऊंगी। अशोक जी अपने पेंशन के पैसे निकाल लाए और उन पेंशन के पैसों से एक सोने की जंजीर, बच्चे के लिए कपड़े उपहार लेकर आए और साथ ही एक लकड़ी का बहुत सुंदर झूला भी बनवाया अपने भतीजे को देने के लिए। सुमन ने यह सब कुछ अपने मायके में कभी नहीं देखा था, क्योंकि उसके इधर यह सब कुछ नहीं होता था। उसे यह सब कुछ भी अच्छा लग रहा था और थोड़ा बहुत अचंभित भी हो रही थी कि अपने मायके के लिए उसकी सासू माँ कितना कुछ कर रही है। एक दिन तो वह अपनी सास से कहती भी है, आपको अपने मायके के लिए इतना करने की क्या जरूरत है, मायके वाले तो हमेशा देते हैं, मैंने तो आपको कभी अपने मायके जाते हुए नहीं देखा है। मुझे इधर घर में आए हुए पूरे 1 साल हो गए हैं, आप एक बार भी अपनी मायके नहीं गई हैं और आज जा रही हैं तो इतना कुछ लेकर जा रही हैं। निर्मला जी कहती हैं, बेटा मैं 1 साल से अपने मायके नहीं गई, क्योंकि 1 साल से मैं अपने कामों में बहुत व्यस्त थी और तुम भी घर पर आ गई थी। अपनी नई नई बहू को छोड़कर जाने का मन ही नहीं किया। आज जब मौका मिला है तो धूमधाम के साथ अपने मायके जाऊंगी और तुम भी चलना आज मेरे मायके। सुमन मुंह चिढ़ाते हुए कहती है, मैं आपके मायके और वह भी गांव में जाकर के क्या करूंगी, मैं तो अपने घर में ही अच्छी हूँ ना। तो आपके मायके में ढंग का घर होगा, ना कोई व्यवस्था होगी, मैं तो उधर रह ही नहीं पाऊंगी, ना तो गांव में ढंग से लाइट आती है, ना कोई व्यवस्था होती है। निर्मला जी कहती हैं, बेटा तुम एक बार मेरे मायके चलो, तुम्हें उधर जरूर अच्छा लगेगा। शरद भी सुमन से कहता है, सुमन हम सबको उधर जाना होगा, मामा जी ने हम सबको बुलाया है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि तुम ना जाओ, बल्कि तुम तो नई बहू हो तो तुम्हें तो वहाँ कितने दिनों से बुला रहे हैं, तुम्हें हमारे साथ जरूर चलना होगा। जैसे तैसे बेमन से सुमन अपने सास के मायके जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रही है कि पता नहीं वह गांव में कैसे रहेगी, कभी वह गांव गई ही नहीं है, गांव का कैसा माहौल होगा। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब निर्मला जी पूरे धूमधाम के साथ अपने मायके बधाई लेकर जाने के लिए तैयार है। जैसे ही वह अपने मायके के गांव में पहुंची तो देखा गांव के बाहर ही ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। परिवार के सारे लोग गांव के बाहर खड़े होकर के निर्मला जी, अशोक जी और उनके बेटे बहू का खूब धूमधाम से स्वागत करते हैं। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, फूलों की बारिश हो रही है, निर्मला जी के मायके के सभी बच्चे डांस कर रहे हैं, निर्मला जी भी बच्चे का झूला लेकर नाचने लगती हैं। तभी निर्मला जी के सबसे बड़े भाई, जो कि 55 वर्ष के होंगे, एक सुंदर सी बागी लेकर आए, जिसमें आगे 2 घोड़े लगे हुए हैं। उस बागी के अपनी बहन और अपने दामाद और उनके बेटे बहू को बैठाकर पूरे गांव में फेरे लगवाते हैं, धूमधाम से अपने बहनोई और बहन का स्वागत करते हैं। ऐसा भव्य स्वागत देख करके सुमन की आंखें फटी की फटी रह गईं कि उसने तो समझा था कि उसकी सास का मायका गांव में है और उधर तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन इतना कुछ देख करके वह दंग रह गई। जैसे ही अपनी सासू माँ के घर के बाहर बागी रुकी तो उसने देखा एक बहुत बड़ा नक्शी वाला घर बना हुआ है, जो कि इतना बड़ा है कि ऐसा लग रहा है कि इतने बड़े घर में तो 4 से 6 घर इकट्ठे बन जाएंगे। आंखों को बड़ी बड़ी करके सुमन अपनी सास के मायके का घर देख रही है। जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करती है तो पूरा घर पक्का बना हुआ है। घर का वेड़ा इतना बड़ा है कि उसमें 3 कार खड़ी हुई है, बड़े बड़े दलान है, तीन आंगन है। एक आंगन में गाय भैंस बंधी है, दूसरे आंगन में सभी लोग रहते हैं, जिसके चारों तरफ कमरे हैं और दालान बने हुए हैं, और पीछे वाले आंगन में पूरी बगिया लगी रखी है।
इतना शानदार घर देखकर सुमन के होश उड़ गए। शहरों में तो ऐसा घर कभी देखने को नहीं मिलता है और इतने बड़े घर शहर में होते ही नहीं हैं। बड़े बड़े घर तो सिर्फ गांव में देखने को मिलते हैं। तभी निर्मला जी की बड़ी वाली भाभी आती हैं और बड़ी सी परात में उनके पैर धुलती हैं और खूब मान सम्मान देती हैं। खाने को तरह तरह की मिठाई, खूब सारा सामान है। जब खाने की बारी आती है तो थाली में सुमन कटोरियाँ गिनती ही रह जाती है। 6 तरह की सब्जियां बनी हैं, 3 तरह की रोटियां बनी हैं, बाजरा, आटा, मक्की। रात में खाना खाने के बाद सभी लोग बातें करने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन सुमन के मन में उकलाहट हो रही है कि कब वह अपनी सासू माँ से पूछे कि माँ जी, आपका मायका इतना अच्छा है लेकिन आपने कभी बताया नहीं। आखिरकार उसे मौका मिल ही गया। वह अपनी सासू माँ की चारपाई पे गई और उनके पास बैठकर पूछने लगी, मामा जी क्या करते हैं और आपका मायका इतना बड़ा है, आपने कभी मुझे बताया नहीं माँ जी। बेटा, मेरा भाई बहुत बड़े जमींदार है। इस गांव में सबसे ज्यादा खेती मेरे मायके में ही है। और तो और खेत पर तुम फार्म हाउस देखोगी तो तुम बहुत खुश हो जाओगी। क्या माँ जी? मामा जी के यहाँ फार्म हाउस भी है? हाँ बेटा, पास वाले खेत पर ही छोटे वाले मामा ने फार्म हाउस बना रखा है जिसमें ट्यूबवेल लगा है और साथ ही साथ उधर 2 से 3 कमरे बने हुए हैं, बागवानी है, बल्कि घर की सारी सब्जियां वहीं से आती हैं। बाहर से सब्जियां खरीदने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती है। सभी ताजी सब्जियां खाते हैं। अपनी सासू माँ की बातें सुनकर सुमन के होश उड़ जाते हैं कि उसकी सासू माँ के मायके वाले इतने पैसे वाले हैं। 3-3 कार है, इतना बड़ा घर, फार्म हाउस, इतनी सारी जमीन जायदाद, लेकिन उनकी सासू माँ ने कभी अपने मायके की कोई जिक्र नहीं किया और ना ही कभी अपने मायके का घमंड दिखाया। लेकिन मैंने तो बात बात पर अपने मायके की धौंस अपनी सासू माँ को दिखाई है। अपनी सासू माँ के मायके को देखकर आज उसे अपना मायका भी फीका लग रहा है, जबकि सासू माँ का मायका तो मेरे से कितना दबंग है। मेरा घर तो सिर्फ 3 मंजिल का है, वह भी 300 गज में, पर इधर तो पूरा 3000 गज का घर बना हुआ है। अब सुमन को बार बार वही बातें याद आ रही थी जब उसने अपनी सासू माँ को अपने मायके की धौंस दिखाई थी और अंदर ही अंदर अब वह आत्मग्लानि से भरती जा रही थी। उसे लग रहा था कब वह घर पहुँचे और अपनी सासू माँ से अपने किए गए की माफ़ी मांगे। 2 दिन तक मायके में रहने के बाद निर्मला जी, अशोक जी और उनके बहू बेटे उनके मायके वाले पूरे मान सम्मान के साथ उन्हें विदा कर देते हैं, खूब सारे उपहार देते हैं। घर जाकर सुमन अपनी सासू माँ के कमरे में गई और कहती है, माँ जी, आपके मायके में सब लोग इतने पैसे वाले हैं, आप हमेशा इतने अच्छे परिवार में रही हैं, लेकिन फिर भी आपने मुझे कभी नहीं जताया कि आप भी बहुत अच्छे परिवार से हैं। आपका मायका बहुत अच्छा है, जबकि मैंने आपका कितनी बार अपमान किया है। आपके मायके की दबंगई देखा कर मुझे आप बहुत बुरा लग रहा है। आप मुझे माफ़ कर दो। जब तक आप माफ़ नहीं करोगी तब तक मैं इस कमरे से नहीं जाऊंगी। निर्मला जी अपनी बहू से कहती हैं, बेटा, मैं तो हमेशा से बहुत सारी सुख सुविधाओं में पली बड़ी हूँ। मेरे पिताजी ने मेरी शादी अशोक जी से कर दी थी। अशोक जी एक स्कूल में बहुत ही ईमानदार अध्यापक है। उनकी ईमानदारी से प्रभावित होकर के मेरे पिताजी ने मेरी शादी उनके साथ की थी। हालांकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। मेरे पिताजी ने कई बार मेरी आर्थिक मदद करने की कोशिश भी की थी, लेकिन अशोक जी को यह पसंद नहीं था कि वह अपने ससुराल से पैसे लेकर के अपना घर चलाएं। उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंच जाती अगर मैं अपने मायके से पैसे लेकर के घर चलाती। इसीलिए अपने पति का मान रखने के लिए कभी भी मैंने अपने मायके की मदद को स्वीकार नहीं किया। जितना सम्मान के साथ उन्होंने दिया, बस इतना ही लिया। बेटा, पैसों से ज़्यादा मान सम्मान होता है और वह तो तुमने देख ही लिया होगा मेरे मायके में जाकर के कि मेरे मायके वाले मेरा और मेरे पति का और मेरे बच्चों का कितना मान सम्मान करते हैं। अब तुम ही बताओ, पैसा जरूरी है या मान सम्मान? अगर मैं अपने मायके से पैसे लेती तो मेरे भाई भाभी भी हमेशा यही सोचते कि मायके के पैसे से पल रही हो, लेकिन आज जैसी भी हूँ सम्मान के साथ अपने मायके जाती हूँ। अपनी सास की बातों को सुन करके सुमन उनके गले लग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। माँ जी, आज आपने मुझे एक नई सीख दी है। मैंने तो अपने मायके में यह सारी चीज़ कभी सीखी ही नहीं। मैं तो हमेशा अपने मायके की चीज़ों का धौंस ही दिखाई हूँ
और आपको कितनी बार मैंने बेइज्जत किया है, अब मुझे अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा है। मुझे माफ़ कर दो माँ जी, अब आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। निर्मला जी अपनी बहू को माफ़ कर देती हैं और सुमन भी अपने सासू माँ के साथ बहुत अच्छे तरीके से रहती है और व्यवहार करती है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब।